नहीं देख सकता था, पर अब वह समस्या नहीं। देश की स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़कर जाने से पहले एक अंतिम दांव भी खेल गए थे कि भारत फिर से, जिस प्रकार अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों या राजघरानों में बटा हुआ था, राज्यों में, वही नीति उन्होंने फिर से अपनाने की कोशिश की। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो जाए, लेकिन फिर से टुकड़ों में बंट जाए। और साथ ही यहाँ पर सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। हम टुकड़ों की बात करते हैं कि उन्होंने चाहा कि पुनः भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाए। यही कारण है कि उन्होंने 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के में ये प्रावधान रख दिया था कि जो देसी रियासतें हैं, ठीक है, देश में जितनी भी रियासतें हैं जो क्राउन के अधीन नहीं आती थी या फिर ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार न करके स्वतंत्र रूप से शासन कर रही थी, नाम मात्र के लिए उनके शासन को स्वीकार कर, तो ऐसे देसी रियासत, उनको यह छूट दे दी गई थी उस अधिनियम में कि वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे तो भारत में रह जाए, या चाहे तो भारतीय संघ में मिल जाए, या चाहे तो स्वतंत्र रहें। ठीक है, तीनों विकल्प उनके लिए खुले हुए थे, पाक के साथ, इंडियन यूनियन के साथ, या फिर फ्री। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन देसी रियासत के राजा चुन सकते थे। अब ये बड़ी विचित्र विडंबना थी कि यदि देश स्वतंत्र हुआ है और देश में जितने सारे लोग रह रहे हैं, एक भूभाग में रह रहे हैं, उन सबको मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाए और अखंड भारत बनाया जाए, तब तो इतने दिनों बाद प्राप्त स्वतंत्रता का कोई औचित्य है, कोई महत्व है। अन्यथा स्थितियों में पुनः बदलाव आने में कोई भी देर नहीं लगता। बहुत ही जल्दी, अर्थात निकट भविष्य में जो स्थितियां निर्मित हो सकती थी, कौन सी स्थिति निर्मित हो जाती यदि देसी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया जाता तो। विचार कीजिए, एक बार देखते हैं, उदाहरण के लिए भारत के नक्शे पर चलते हैं। मान लीजिए यह भारत है, और जब एक बार देखिए कि देसी रियासतों की संख्या और उसमें आने वाली आबादी कितनी थी, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो ऐसे देसी रियासतों की संख्या जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनकी संख्या 500 से 600 के बीच बताई गई, एग्जैक्टली 592। ठीक है, तो संख्या कितनी थी? 600 लगभग। ठीक है, और इनका जो क्षेत्रफल था, कुल जो देसी रियासतों का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 15,05,149 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर था। 15,05,149 वर्ग किलोमीटर, इसका अर्थ समझते हैं? कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख किलोमीटर है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख में से अगर 15 लाख निकाले तो वो कितना होता है? लगभग 50% हो रहा है, 50% या 1.5। ठीक है, तो आधा भारत का आधा क्षेत्रफल जो है वह देसी रियासतों के हाथ में था। और अगर इस क्षेत्र में निवास करने वाले आबादी की बात करें, पॉपुलेशन या जनसंख्या की बात करें, तो यहाँ पर इस संपूर्ण देश के कुल आबादी का 20% या 1/5, ठीक है, 1/5 भाग निवास करता था। उदाहरण के लिए अगर 40 करोड़ की आबादी थी उन दिनों देश की, तो उसमें से 8 करोड़ जनसंख्या केवल कहां पर रहती थी? 16 करोड़ जनसंख्या, 20% ना, हाँ, 8 करोड़ की जनसंख्या इन देसी रियासतों में निवास करती थी। अगर ये 600 देसी रियासत भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे,
तो फिर इसके बाद केवल शेष भारत बच जाता है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था या ब्रिटिश शासित प्रदेश कहलाता था। अगर इनमें से इनको हटा दें तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत कम ही भारत बच रहा था। और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस दिशा में एक कदम उठाया गया कि जब तक देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल नहीं हो जाते तब तक भारत की स्वतंत्रता का औचित्य नहीं है, महत्व नहीं है। आगामी दिनों में पुनः हमको अनेक युद्धों का सामना करना पड़ेगा, देश में आंतरिक कलह सदैव विद्यमान रहेगा और अनेक जो रियासतें हैं वे बार बार अपने साम्राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित करते रहेंगे। ठीक है, और ऐसा यदि हुआ तो आने वाले 100 वर्षों के अंदर पुनः भारत जो अभी अखंड भारत का स्वप्न हमारा है वह स्वप्न टूटकर बिखर जाएगा। ठीक है, और ऐसा होता भी, एक बार इमेजिन कीजिए, चलिए मान लेते हैं कि इनमें से बहुत सारे रियासत तो मिल गए, जैसे अगर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत की ही बात करें, ये तीनों है जो शामिल होना नहीं चाहते थे। ठीक, बांग्लादेश वाला हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। इसके अलावा अब जो शेष बचे हुए हैं उनमें जो देशी रियासत जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अभी शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, तो इन क्षेत्रों को भी ले लीजिए। बचता क्या है? अगर हम दूसरे राज्यों का इतिहास पढ़े तो वहां के भी रियासतदार भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या ही संभव है कि ये इनको युद्ध करके विजित कर ले, ये इनको भी युद्ध करके विजित कर ले, पाकिस्तान इनका सपोर्ट कर दे, इनका सपोर्ट कर दे, और यहाँ से फिर हैदराबाद वाले बांग्लादेश को भी अटैक करके सपोर्ट कर ले, तो ये संपूर्ण क्षेत्र तो पाकिस्तान चला गया। भारत बचा कहाँ? छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते उनको भी विजित करना कितना कठिन था। अंततः भारत की स्वतंत्रता और भारत का अस्तित्व खतरे में दिख रहा था। ठीक है, और इसी अंदेशे को भांप लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यही कारण है कि देशी रियासतों के संविलियन की समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने एक मंत्रालय का ही गठन कर लिया। वे आगे आए और उन दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्र में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही पद पर आसीन थे। याद रहेगा, भारतीय इतिहास का प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने इन रियासतों के संविलियन का बीड़ा उठाया। हालांकि इसमें उन्होंने दो अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी सहयोग लिया था। एक का नाम था वीपी मेनन और दूसरे से तत्कालीन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इन दोनों ने भी उनकी भरपूर सहायता की। उनकी सहायता से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मंत्रालय का गठन किया जिसको कहा गया राज्य मंत्रालय, और इस मंत्रालय के लिए उन्होंने इसका सचिव बनाया था उन्होंने किसको? वीपी मेनन को। ठीक है, तो ये तो भारतीय परिदृश्य में एक जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं वे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा को शामिल इसलिए किया जा रहा है कि उड़ीसा प्रांत के भी रियासतदार यहाँ पर शामिल होने वाले हैं कुछ समय के लिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासतों का भारतीय संघ में संविलियन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के सहयोग से एक ऑफिसर नियुक्त किया जिसका नाम रखा गया लाइसन ऑफिसर, और बाद में इनको रीजनल कमिश्नर का दर्जा भी दिया गया। इनका हेड ऑफिस या मुख्यालय बनाया गया कटक को, और उनकी सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर की भी व्यवस्था की गई। अर्थात एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया, और उस स्ट्रक्चर को, उस कमिश्नरी को केवल यह काम दिया गया था कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर दिया जाए। गॉट इट? एक तरफ जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल अथक प्रयास कर रहे थे इन 600 देशी रियासतों में से लगभग सभी को विलय कर रहे थे भारत में, 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो उनके प्रयासों से संपूर्ण भारत के देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो उन्हीं प्रयासों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल रियासतों की संख्या कितनी है कल हम पढ़ चुके हैं। कितनी संख्या बताई गई थी? 14। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासत इनको भी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, जैसे आपका विचार है, हमारा विचार है, वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय संघ में भारत के लिए प्राण दे देंगे, भारत हमारी मातृभूमि है, ये सारे विचार हमारे मन में हैं आज। लेकिन जिन समय देशी रियासतों की बात चल रही थी, इस समय इनमें भारत संघ में शामिल होने में बड़ी परेशानी इनको हो रही थी। ठीक है, यहाँ के रियासतदारों और राजाओं का यह मानना था कि भारतीय संघ में शामिल होने पर हमारा हित सुरक्षित नहीं होगा, हम एक आम आदमी बन जाएंगे, हमारा जो राजत्व का अधिकार है वह छीन लिया जाएगा, और हमको एक राजा अगर आम आदमी का जीवन जिए तो तकलीफ तो होगी। उनका भी सोच कहीं ना कहीं सही था। ठीक है, तो उन्होंने इन्हीं विचारों के साथ कि हम भारतीय संघ में शामिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वहां हमारा हित सुरक्षित नहीं है। अतः छत्तीसगढ़ की कुल 14 रियासतदार और उड़ीसा के भी कुछ रियासतदार सबने मिलकर एक योजना बनाई कि हम एक नया यूनियन बनाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट यूनियन या पूर्वी राज्यों का संघ। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यहाँ के रियासतदारों ने मिलकर क्या योजना बना ली? एक संघ बनाएंगे हम जो भारतीय संघ से पृथक होगा और हम रियासतदारों का संघ होगा। ठीक है, न केवल इतना बल्कि इस योजना पर उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया। 1 अगस्त 1947 से यह अस्तित्व में भी आ गया। 1 अगस्त 1947 से इन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया। स्थान चुना गया राजकुमार कॉलेज को। ठीक है, राजकुमार कॉलेज में बैठक बुलाई गई सभी रियासतदारों की, वहां पर योजना बनाई गई और तत्काल प्रभाव से काम शुरू हो गया। न केवल इतना बल्कि पूर्वी राज्यों के संघ के पास भी समस्त मशीनरी थी, सारी मशीनरी थी जो एक यूनियन, एक स्टेट या एक कंट्री के पास होती है। जैसे उदाहरण के लिए इनके पास एक संविधान था, इनके खुद का संविधान भी बनकर तैयार हो गया। एक प्रमुख चेयरमैन या संस्था का प्रमुख, चेयरमैन कहेंगे या एक प्रमुख, किसी को कहेंगे प्रमुख, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, एक सचिव भी था, मुख्य सचिव। संयुक्त पुलिस संगठन, विधानसभा, अपीलीय न्यायालय, ठीक है। तो इतनी मशीनरी जो संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य में होती है, हर राज्य में ये चीजें होती हैं, तो ये सब कुछ उनके पास तैयार था और इन सब को लेकर उन्होंने 1 अगस्त 1947 से कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इनकार कर दिया गया भारतीय संघ में विलय करने से। ठीक है, जैसा हमने नक्शे में देखा कि यदि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी यदि भारतीय संघ में शामिल नहीं होता है तो नीचे में हैदराबाद, ऊपर में पश्चिम बंगाल और उसके बगल में पूर्वी बंगाल, ये समस्त क्षेत्र मिलकर भारत को फिर से खंडित कर सकते थे। और अगर पश्चिमी क्षेत्र से देखें तो जौनपुर भी हमले के ताक पर बैठा हुआ था। तो ये परिस्थितियां जो बन रही थी
उनसे बचने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको फोर्स किया, उनका रायपुर भी आना हुआ और रायपुर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अनेक लोगों से संपर्क किया, सभी रियासतदारों से संपर्क किया, उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से मनाया गया, दबाव डाला गया, उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया। हालांकि बस्तर के रियासतदार से मिलने हुए बस्तर के रियासतदार को वे स्वयं दिल्ली बुलाए थे, क्योंकि बस्तर यहाँ की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती। अंततः इनके पास और कोई विकल्प न था, जब बहुत से रियासत न केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बल्कि संपूर्ण भारत में बने ऐसे रियासत थे जो शामिल नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट तैयार करवाया, एक अधिमिलन प्रपत्र तैयार करवाया, एक लेटर ड्राफ्ट किया गया। उसमें लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले पहले सभी रियासतदारों को इस एक्नॉलेजमेंट या अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करके डाक द्वारा हमको भेजा जाए, यह अनिवार्य है। सो अधिमिलन पत्र पर तो इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। छत्तीसगढ़ से पहले जो हस्ताक्षर करता थे वे थे खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है। लेकिन अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करना एक बात है, संविलियन या मर्ज हो जाना एक दूसरी बात है। दोनों ही घटनाएं पृथक पृथक तिथि की हैं। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के संबंध में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो एक लिस्ट मैं उसकी लिखवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद विलय किन तिथियों को किन किन शासकों ने हस्ताक्षर करके किया, उसकी भी सूची आपको रखनी होगी। बहरहाल फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के उस स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं जब पूर्वी राज्यों का संघ काम करना शुरू कर दिया था। समस्याएं तो आनी है, ठीक है, क्योंकि अभी इस संघ को इन्होंने इस पूर्वी राज्यों के संघ का गठन तो कर लिया और काम भी शुरू कर दिया, लेकिन अंततः इनको मान्यता कहां से प्राप्त होनी है? भारतीय संघ या भारत सरकार, ठीक है। तो भारत सरकार से पूर्वी राज्यों को के संघ को मान्यता मिलना अभी बाकी है, जो भारत सरकार देगी नहीं। उनका इंटेंशन ऐसा है नहीं, अगर वैसा होता तो वल्लभ भाई पटेल इस दिशा में काम नहीं करते। इसलिए यहाँ वे आए, इनको समझाया, लेकिन उनके समझाने के अलावा यदि इनको मान्यता नहीं देना है तो उसका आधार भी तो होना चाहिए कि किन आधारों पर इनको मान्यता न दी जाए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में तो स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि इनको संघ बनाने का अधिकार है, इनको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक है। समस्या तो थी, ठीक है, अनेक समस्याएं थी। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि यह संघ तो बन के तैयार हो गया, पर इसमें अनेक रियासत शामिल थे। उसमें कुछ उड़िया भाषी थे, कुछ में तेलुगु भाषा का प्रभाव दिखता था, कुछ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़े हुए मराठी भाषा का प्रभाव दिखता था, और कुछ हिंदी भाषी थे। अर्थात सभी राजा जब एकत्र हुए थे कहाँ पर, राजकुमार कॉलेज में बैठक में जो भी चर्चाएं होती थी, तो उसमें भाषा एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती थी। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि कौन क्या कह रहा है। दूसरा, सांस्कृतिक भिन्नता भी इनमें देखने को मिलती है। सबका कल्चर अलग अलग है, उड़िया कल्चर अलग है, तेलुगु कल्चर अलग है, और वैसे ही मध्य छत्तीसगढ़ का भी कल्चर अलग है। तीसरा बात, भौगोलिक भिन्नताएं। भौगोलिक भिन्नता के कारण भी यहाँ पर एक समस्या आई। और चौथा, सर्वप्रमुख कारण बनकर उभरता है राजाओं की अपने स्वयं की प्रतिष्ठा, ठीक। उदाहरण के लिए हमने कहा एक चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन कौन होगा? सभी राजा हैं, 14 राजा हैं उसमें, उड़ीसा मयूरभंज के राजा भी शामिल हैं, सभी राजा हैं। तो कोई इस बात को कैसे स्वीकार कर ले कि तू प्रमुख बन जा और मैं तेरे अधीन काम करूंगा, ठीक है। सभी के मन में यही बात थी कि मुझे इस क्षेत्र का प्रमुख होना है, मैं यहाँ का बड़ा शासक हूँ। और ऐसे में मयूरभंज और बस्तर दो सबसे बड़ी रियासतें थी, तो वे तो प्रमुख बनने के प्रबल दावेदार थे, ठीक है। तो ये राजाओं की प्रतिष्ठा का जो प्रश्न था वह भी यहाँ पर अड़चन पैदा करने वाला, और इन्हीं